Hello everyone, welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. This is our unit number 2nd and the lecture number 5. In this lecture, today we will see the free particle in 1D box. Myself Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri RLT College of Science, अकोला. तो अभी तक के पिछले 4 लेक्चर में यूनिट नंबर 2 के जो यूनिट नंबर 2 है हमारा स्क्रॉडिंजर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके अंदर में अभी तक के 4 लेक्चर में हमने वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन एंड द ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ तक का देख चुके हैं. ओके, तो अभी यहाँ से लेक्चर नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन ऑफ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन. मतलब स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का यूज करके हमको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी और वेव फंक्शन निकालना है अलग अलग सिचुएशन के अंदर में. अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके एप्लीकेशन में देखिए यहाँ पे मतलब पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है वो कौन से सिचुएशन में है उस हिसाब से उसके एप्लीकेशन गिरे. जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ फ्री पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ 1 डायमेंशनल बॉक्स. पार्टिकल है जो कि 1 डायमेंशन बॉक्स में 1 डायमेंशन बॉक्स में मूव हो रहा है. पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स, पोटेंशियल बैरियर एंड टनलिंग इफेक्ट, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो जितने भी ये पॉइंट्स है ये सब अलग अलग सिचुएशन है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की. मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन से कंडीशन में है उस कंडीशन में स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का यूज करके हमको उसकी वेव फंक्शन एनर्जी निकालनी है और कुछ क्वांटम मैकेनिकल थ्योरीज उसके पीछे की हमको देखनी है. ठीक है, तो इस लेक्चर से अभी स्टार्ट हो गया है कि एप्लीकेशन ऑफ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन. तो पहला एप्लीकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स. ओके, तो फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स. तो सबसे पहले फ्री पार्टिकल क्या होता है ये हमने पहले लेक्चर में देख लिया था. फिर से एक बार हम इसकी डेफिनेशन ऐसे पढ़ लेते हैं. व्हाट इज फ्री पार्टिकल? फ्री पार्टिकल मीन्स अ पार्टिकल इज फ्री व्हेन नो फोर्स ऑफ any kind is acting upon it and hence it has a constant potential energy which can be assumed to be zero. Thus the total energy of the particle is all the kinetic energy. तो पहले लेक्चर में मैंने जैसा बताया था कि फ्री पार्टिकल किसको बोलेंगे कि ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है. अगर उस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? जीरो रहेगी. और पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है तो उसकी टोटल एनर्जी इज नथिंग बट इज द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो फ्री पार्टिकल मीन्स नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इज पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. ओके, सो नाउ द पार्टिकल इज फ्री एंड विच इज मूविंग इन अ 1 डायमेंशनल बॉक्स. सो हियर consider a particle trapped in a box with infinite hard wall. Okay, so this is a box, imaginary box having length is L, in which the particle is moving. The motion of a particle is restricted along x-axis between the x equals to 0 and x equals to L. मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एक सिचुएशन क्रिएट की है यहाँ पे, इमेजिन किया है कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव हो सकता है. उस सिचुएशन में हम आगे ये कंडीशन हम लेंगे. तो उसी सिचुएशन का हमको पढ़ाई करनी है, उसी कंडीशन की पढ़ाई करनी है. कंडीशन डाल के रखी है, रिस्ट्रिक्शन डाल के रखा है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 डायमेंशन ही मूव हो रहा है, लेकिन वो भी एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू एल के बीच में ही मूव हो रहा है. मतलब एक बाउंड्री ठहराई दी गई है, इतनी बाउंड्री ठहराई दी है, एक बॉक्स लिया यहाँ से इतना, ठीक है, जिसकी लेंथ है एल, और वो पार्टिकल उस बॉक्स के अंदर ही मूव हो रहा है, उसके बाहर वो मूव नहीं हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड है अलॉन्ग एक्स एक्सिस बिटवीन द एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू एल. ओके, सो ये देखिए इस ग्राफ, इस तरीके के डायग्राम को हम लिख सकते हैं यहाँ पे. एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू एल, ये जो बाउंड्री दी है, ठीक है, उसके अंदर ही एक पार्टिकल है जिसका वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स, और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी v इक्वल्स टू 0 है और बाहर इनफाइनाइट पोटेंशियल है. ठीक है, बाहर पोटेंशियल है, अंदर नहीं है. इस तरीके की सिचुएशन ली है.
A particle bounces back and forth between the wall of a box but does not lose its energy when it is collide with the wall so that its total energy is constant. और उन्होंने ये भी बोला है कि जो पार्टिकल है वो बॉक्स के जो वॉल है, रिजिड वॉल है, उससे टकरा रहा है, कोलाइड हो रहा है, लेकिन कोलाइड होने के बाद भी उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, और हमको पता है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन मीन्स बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज रिमेन्स कांस्टेंट, उसको बोलेंगे हम इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन है, पार्टिकल अगर वो रिजिड वॉल के ऊपर में कोलाइड भी हो रहा है तो कोलाइड होने के बाद भी उसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की एक सिचुएशन है कि पार्टिकल है जो वन डायमेंशन अलॉन्ग एक्सेस से मूव हो रहा है, लेकिन वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, 0 और L के बीच में ही वो मूव हो रहा है, और उसी के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि वो पार्टिकल फ्री है और बाहर पोटेंशियल इन्फाइनाइट है, ठीक है। ओके, द पोटेंशियल V of a particle is infinite on the both side, okay, of the box, while V is constant and assumed to be 0 inside the box. So therefore V is equal to 0 here. V is equal to 0 for 0 is less than x is less than L. इसका मतलब क्या है कि जो along x axis x है वो 0 से बड़ा है और L से छोटा है, मतलब इसके बीच में V क्या है, 0 है। So these are called boundary conditions, okay, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है हमारा, इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हमको एनर्जी और वेव फंक्शन ये दोनों निकालना है बाय यूजिंग स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, ओके। अब ये जो सिचुएशन है ये टाइम इंडिपेंडेंट है, कोई टाइम का फैक्टर तो यहाँ है नहीं, कोई पार्टिकल को टाइम पे डिपेंड नहीं है, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का यूज करके हम इस जो पार्टिकल जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में हम उसकी एनर्जी और वेव फंक्शन को निकालेंगे, ठीक है। सो नाउ द स्क्रॉडिंजर वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, वी नो दैट इट्स अ डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डी दिया है, थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा डी क्यों लिया है। तो डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर लिया है, प्लस twice m by h cross square E minus V psi is equals to 0. We know this is the Schrodinger time independent equation. Let's consider this equation as equation number 1. For the space inside the box, V equals to 0. Inside the box, V equals to 0. Hence, within the box, the Schrodinger time independent equation becomes. अब यहाँ पे जो V है इसको मैं 0 पुट कर रहा हूँ because V equals to 0 inside the box. So this equation 1 becomes. तो equation 1 इस तरीके से बनेगा, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई, बी तो हट गया वहां से, ई साई इक्वल्स टू 0। दिस कंसिडर एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ट्वाइस एम ई बाय एच क्रॉस, अभी ट्वाइस एम ई बाय एच क्रॉस इसकी जगह मैं कांस्टेंट रखने वाला हूँ, वो कांस्टेंट को मैं ले रहा हूँ के एक्स स्क्वायर। क्या ले रहा हूँ मैं, के एक्स स्क्वायर। वो इसलिए लिया है, तभी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा किस लिए लिया है। तो इसकी जगह मैं यहाँ ये पुट करूँ तो ये इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। अब मैंने जैसे बताया था कि अभी द टोटल डेरिवेटिव डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर इज सेम एज अ पार्शियल डेरिवेटिव बिकॉज साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इन द प्रॉब्लम, इन दिस प्रॉब्लम। मतलब जो फंक्शन है साई का, जो फंक्शन है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर में, ठीक है। साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, ये प्रॉब्लम के अंदर में साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, इसीलिए पार्शियल डेरिवेटिव को हम इस तरह के टोटल डेरिवेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर लिखने का कारण क्या है, यहाँ पे इसको जो कांस्टेंट उसको एक्स स्क्वायर लिखने का कारण ये है कि हमको यहाँ पे ये जो इक्वेशन तैयार करना है वो तैयार करना है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कब यूज करते हैं हम, जब कॉम्प्लिकेटेड वेव फॉर्म रहता है, वेव फॉर्म का मोशन कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उस सिचुएशन में हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल का इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे के स्क्वायर लिया था। तो अब ये जो क्रिएट हुआ इक्वेशन ये हुआ है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपने मैथमेटिकल में सॉल्व किया है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है, और उस टाइप के हिसाब से उसके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये जो भी कोई टाइप होगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है
और आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आता है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, तो हम इसका डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं इसका। तो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे क्रिएट हुआ है फ्रॉम स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से। इस तरीके की हमने कोई वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0, दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हैविंग सॉल्यूशन इज बिकम द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन के एक्स इंटू एक्स प्लस बी कॉस के एक्स इंटू एक्स। आपको पता है कि कुछ तो भी ऐसा एक सॉल्यूशन आता था, जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर पर्टिकुलर इंटीग्रेशन मिला के एक ऐसा एक सॉल्यूशन आता था। ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पे सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है वेव फंक्शन। वो वेव फंक्शन कैसे क्रिएट हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन पर से, इस तरीके का सॉल्यूशन हमको मिला है साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन के एक्स इंटू एक्स प्लस बी कॉस के एक्स इंटू एक्स। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है फ्री पार्टिकल इन वन डी बॉक्स के अंदर में स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट का यूज करके हमको इस सिचुएशन में उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी और वेव फंक्शन निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये वेव फंक्शन यहाँ पे निकल चुका है, लेकिन ये वेव फंक्शन के अंदर में ए और बी क्या है ये हमको पता नहीं है। ए और बी तो कांस्टेंट है, लेकिन हमको पता नहीं उसकी वैल्यू क्या है, और उसके अंदर में के एक्स क्या है वो भी पता नहीं है। ठीक है, इसके अंदर में तो हम अभी क्या करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोला है, और ये इक्वेशन नंबर 3 को मैं अभी आके बाउंड्री कंडीशन लेके सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद फिर उसके ऊपर से हम इसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं और वेव फंक्शन भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये देखिए हमारा ये जो इक्वेशन है साई ऑफ एक्स सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको ये मिला है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, in that equation here a and b are constant, we don't know, and their value can be determined from the boundary conditions of the problem. Okay, अब यहाँ पे दो बाउंड्री कंडीशन है इस इक्वेशन में। देखिए बाउंड्री कंडीशन साई ऑफ x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेव फंक्शन ये बॉर्डर पे 0 है, ये भी बॉर्डर पे 0 है, और इसके बाहर तो कंप्लीटली 0 ही है। सिर्फ वेव फंक्शन कहाँ है, इस बॉर्डर के अंदर इनसाइड दिस बॉक्स। ओके, सो द बाउंड्री कंडीशन था साई ऑफ x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0 एंड साई ऑफ x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू l। ठीक है, ओके, तो अब मैं इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशन का यूज करूंगा और इस इक्वेशन 3 को आगे सॉल्व करूंगा, और आगे सॉल्व करने के बाद देखेंगे हम क्या मिलता है हमको। ठीक है, सो नाउ बाय यूजिंग boundary conditions. So first boundary condition, using first boundary condition here, psi of x is equals to 0 at x is equals to 0. So therefore equation 3 implies यहाँ पे देखिए psi of x में 0 पुट कर रहा हूँ, 0 is equals to a into, अब यहाँ पे देखिए x equals to 0 मतलब ये पूरा ये जो है वो टर्म x में 0 पुट करेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे रहेगा a sin 0 plus b cos 0, and we know that sin 0 is 0 and cos 0 is 1. We know that this value. So therefore यहाँ पे ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये cos 0 होता है 1, तो ये b रहेगा। Therefore we get b is equals to 0. So by using this first boundary condition, we get a value of b, and this b is equals to 0. And once again we put the value of b in the equation number 3. So once again it can be written as psi of x is equals to a sin kx into x, और यहाँ पे b पुट करने के बाद therefore equation 3 once again implies here। ठीक है, तो यहाँ पे b 0 हो जाएगा और बचेगा ये इक्वेशन।
तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। मतलब इसी वेव फंक्शन को हम आगे सॉल्व करते करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ना, बाय यूजिंग using second boundary conditions, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, psi of x is equals to 0 at x equals to L. Now put the value, all the value in equation number, put the value in equation number 3, ठीक है। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा, देखिए फिर से मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन 3 implies once again 0 is equals to a sin kx into L, ठीक है, प्लस अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो मैं इसको लिखूंगा ही नहीं। ओके, समझ में? मतलब सीधे सीधे ये इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, सीधे सीधे ये इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ये इक्वेशन में ना लेते हुए देखिए मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन ये है, तो बाउंड्री कंडीशन इसके लिए यूज करके मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 इक्वल्स टू a sin kx into L, ठीक है। देखिए 0 is equals to a sin kx into L, ओके। अब यहाँ पे देखिए जो a है ये है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है, and sin kx into L is a function। सो एम्पलीट्यूड वेव की जो वेव पैकेट्स है जिसमें पार्टिकल मूव हो रहा है वो तो जीरो नहीं हो सकता ना, सो देयरफॉर हियर एम्पलीट्यूड इज नॉट ए जीरो प्रैक्टिकली, सो a इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर a अगर 0 के इससे इक्वेट नहीं हो सकता है तो फिर होगा क्या, बचा हुआ फंक्शन। तो इस फंक्शन जो है psi kx हम इसको 0 से इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज a को 0 इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते, बिकॉज प्रैक्टिकली एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव पैकेट इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर sin kx into L, a sin kx into L is equals to 0। हम इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं, और अब a को इधर लेके जाऊंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा sin kx into L is equals to 0। अब ये जो kx into L है ये है थीटा, इसको कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन थीटा इज 0 कब होता है, साइन थीटा 0 कब होता है, जब साइन n पाई है ना, साइन n पाई क्या रहता है, साइन n पाई 0 रहता है। मतलब साइन जब फंक्शन रहता है और उसकी जगह हम पाई पुट करते हैं, हियर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इस कंडीशन में साइन 0 इज 0, ठीक है, साइन 0 इज 0। मैं यहां से इसको n की वैल्यू मैं 0 से लिख रहा हूं, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे मैं अगर n 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 भी 0 ही होता है, 1 पुट करता हूँ तो साइन 1 पाई मतलब साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई मतलब साइन n पाई 0 होता है, ठीक है। तो साइन n पाई अगर 0 होता है तो मैं यहाँ पे मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ यहाँ पे kx into L is equals to n पाई, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 0 है, ओके, साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा 0 कब होगा, जब हम थीटा की जगह n पाई लेंगे, तो वी कैन पुट एज kx into L equals to n पाई, ठीक है। now here therefore kx, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, therefore kx is equals to n पाई, और ये l की वैल्यू को मैं यहाँ पे नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है। इसको बोल रहा हूं मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, नोट दैट, ठीक है। नाउ चलो अब यहाँ तक का k की वैल्यू तो निकल गया हमारा, हम यहाँ तक का पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, नाउ हम हमारे एम की तरफ जा रहे हैं, हमको स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट का यूज करके वन डायमेंशनल पार्टिकल की एनर्जी और वेव फंक्शन निकालना था। अब हम हमारे पहले एम की तरफ जा रहे हैं, हमको एनर्जी चाहिए। नाउ वी फाइंड एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी के लिए सबसे पहले एनर्जी के लिए
अब हम हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने इसको इक्वेशन नंबर शायद से 2 बोला था, जो भी कुछ होगा। तो हम देखिए यहाँ पे हमको के यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, और हमको यहाँ पे के एक्स की वैल्यू पता नहीं थी, तो इसके ऊपर से हमको के एक्स की वैल्यू निकल चुकी है। तो पुट इक्वेशन नंबर 4 इन दैट इक्वेशन, सो दिस इक्वेशन बिकम ट्वाइस एम ई बाय एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर था, ठीक है। ओके, हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने वो पुट किया था, जो ट्वाइस एम ई बाय एच क्रॉस स्क्वायर, उसकी जगह हमने के स्क्वायर पुट किया था। अब यहाँ पे के की वैल्यू मैं ये डालता हूँ, देखिए ट्वाइस एम ई बाय एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, इसका स्क्वायर करना है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और हियर वी कैन राइट एज एनर्जी इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। देखिए ये एच क्रॉस को इधर लेके जा रहा हूं मैं, और ये ट्वाइस एम को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, मतलब ट्वाइस एम इनटू एल स्क्वायर। This is the nothing but the energy of the microscopic particle which is moving in a one dimension, the free particle which is moving in a one dimension in a box, okay, or this energy can be written as here, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ E equals to n square by E equals to, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है ये पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय ट्वाइस एम, और यहाँ पे n स्क्वायर बाय l स्क्वायर। अब वेरिएबल क्या है, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इसके वेरिएबल है। यहाँ पे n चेंज हुआ है, मतलब n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम में रहता है n इक्वल्स टू 1 2 3, उसी तरीके से ये n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ये है। और ये एनर्जी वैल्यू है इसकी, मतलब अगर n में 1 रखता हूँ, अगर लेन कांस्टेंट है और n 1 रखता हूँ तो ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। n सेकंड रखता हूँ तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो इस सिचुएशन के अंदर में अगर पार्टिकल फ्री पार्टिकल है तो उसके अंदर में एनर्जी का इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है h क्रॉस की जगह हम h बाय ट्वाइस पाई ये रख के भी यहाँ पे वैल्यू एनर्जी की निकाल सकते हैं। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ वन डायमेंशन बॉक्स, फ्री पार्टिकल, ठीक है। तो अब तो ये एनर्जी निकल गई, अब हमको निकालना है वेव फंक्शन, ठीक है। ये तो यहाँ पे पहला हमारा एम जो है ये फुलफिल हो गया, अब हमको निकालना है वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन निकालने के लिए देखिए हम कहाँ तक पहुंचे थे, हमारा जो इक्वेशन था के एक्स एल इक्वल्स, मतलब हमारी के एक्स की वैल्यू एन बाय एल आ गई, तो ये ही वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस इक्वेशन को 4 नंबर बोलूंगा और इसको मैं 5 बोल दूंगा, ठीक है, इसको मैं 5 बोलता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलता हूँ, और इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू मैं ऐसे पुट अप करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 वंस अगेन हियर वी कैन रिटन एज साई ऑफ एक्स, ये तो एनर्जी निकल गई, यहाँ पे एनर्जी खत्म हो गई। अब हमको निकालना है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन निकालना है, ठीक है, सेकंड पॉइंट में है, सेकंड एम में है, ठीक है। सो देयरफॉर हियर इक्वेशन 4 वंस अगेन कैन बी रिटन एज psi of x is equals to a sin, what is the value of k, k की वैल्यू है ये n pi by l into x, ये हो गया हमारा वेव फंक्शन। लेकिन अब इस इक्वेशन में जो a है, ये a है कांस्टेंट जो कि एम्पलीट्यूड था, अब वो हमको पता नहीं है, तो हम इस a की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू कैसे निकालनी हम देखेंगे यहाँ पे। तो वी नो द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन टू साइन स्टार dx, अगर 1 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है तो dv इज इक्वल्स टू 1, ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। यही नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करके, ठीक है, यही नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करके मैं यहाँ पे वेव फंक्शन इस पार्टिकल का
वेव फंक्शन में जो कांस्टेंट है ए मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो बाउंड्री है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के 0 to L लिखूंगा मैं, और ये वन डायमेंशन इसलिए ये 3 डायमेंशन डीवी ना लेते हुए, वॉल्यूम ना लेते हुए मैं एक्स लूंगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे। ओके, सो नाउ बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, यहाँ पे मैं लिमिट लूंगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L। ठीक है, और साई की वैल्यू, अब साई स्टार मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, लेकिन यहाँ पे कोई आई की टर्म नहीं, इसलिए सेम एज इट इज रिपीट होगा। और ये साई मतलब ये दोनों भी सेम होंगे, इसकी वैल्यू भी ये है, इसकी वैल्यू भी ये है, क्योंकि वहाँ आई नहीं है, अगर आई रहता तो माइनस आई हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वैल्यू है, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू यही आएंगी, इसलिए ये पूरे टर्म का 2 बार लिखूंगा मैं। 2 बार लिखने के बाद इनका होगा प्रोडक्ट, तो ये रहेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई बाय l इंटू एक्स, क्योंकि ये तो एंगल है ना, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो ये हो गया हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और इसी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करके हमको ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन पर 5 हो गया था, मैं इसको इक्वेशन पर यहाँ पे 6 बोल दे रहा हूँ। तो यही इक्वेशन का यूज करके, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की यूज करके हमें ए निकालना है। वही ए निकाल कैसे, किस तरीके से निकाल के देखिए। अभी यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे ए कांस्टेंट, इसको बाहर लूंगा मैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L। अब देखिए यहाँ पे वी नो द फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का यूज करके मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको यहाँ पे ये ले रहा हूँ। वी नो दैट इज ओके। सो नाउ हियर 1/2 1 माइनस cos 2 into n pi x by L into dx is equals to 1 is equals to 1। ठीक है, ओके। सो नाउ हियर a square by 2, ठीक है, अब इंटीग्रेशन को मैं अंदर डाल रहा हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L 1 into dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to L cos twice n pi x by L dx is equals to 1। Okay, so therefore a square by 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx का x होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस। अब यहां पे देखिए cos twice n pi x by L, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, ठीक है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, और sin इंटीग्रेशन आने के बाद यहां ऊपर है पाई, ठीक है, अब सॉरी यहां ऊपर है x। अब अगर मैं 0 पुट करता हूं तो साइन 0 0 होता है, और मैं मतलब लोअर लिमिट 0 पुट करता हूं, अपर लिमिट अगर L पुट करता हूं, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा अभी आगे। इसका जो इंटीग्रेशन होता है कॉस का होता है साइन, ठीक है, साइन आने के बाद में यहाँ पे है x। अब अपर लिमिट अगर मैं L पुट करता हूं तो ये ऊपर का L नीचे का L कैंसिल होके यहाँ बचता है ट्वाइस पाई। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि साइन n पाई ये होता है 0 और साइन 0 भी होता है 0, तो इसीलिए अपर लिमिट पुट करो या लोअर लिमिट पुट करो, इसका इक्वेशन, इसके पूरे टर्म की वैल्यू आएंगी 0। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन अपर लिमिट पुट करने पे L आएगा, L नीचे का कैंसिल होता है, बचता है साइन ट्वाइस पाई भी 0 होता है। लोअर लिमिट के लिए साइन 0 वो भी 0 होता है, 0 माइनस 0 इज 0, सो वी गेट अ 0 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर a स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट है L, लोअर लिमिट है 0 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर a स्क्वायर L बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, और a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बाय L, और a is equals to under root of 2 by L. Therefore, equation 6 can be written as psi of x is equals to under root 2 by L sin n pi x by L. ठीक है, this is the wave function of this microscopic particle which is moving in a one dimension box, and this is the energy of the microscopic particle which is moving in a one dimensional box। तो ये हमने यहाँ पे इसका वेव फंक्शन निकाला, ये इसकी एनर्जी निकालनी है। ठीक है, ये हो गई इसकी एनर्जी, ठीक है, और ये हो गई वेव फंक्शन। तो अब हमको आगे देखना है यहाँ पे कि जो एनर्जी है, अभी जैसे मैंने बताया
एनर्जी स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, उस कंडीशन पे जो वेव फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ। देखिए, ओके, सो ये हमारी एनर्जी लिख ली है, द पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ फ्री पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ वन डायमेंशन बॉक्स, और ये उसका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। तो यहाँ से हमको दिखा है कि जो एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी है वो एनर्जी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n having 1 2 3 and so on. It means that the energy of the particle in one dimension box is discrete, quantized, ठीक है, 1 pi square h square by twice ml square, 2 pi square h square by twice ml square, 3 pi square h square by twice ml square। मतलब 1 और 2 के बीच में कहीं नहीं आ रहा है, 2 और 3 के बीच में कहीं नहीं आ रहा है, डिस्क्रीट है, क्वांटाइज उसको हम बोलेंगे। तो इस तरह की उसकी एनर्जी हो गई, ये हो गया इसका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। तो ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस नॉर्मलाइज वेव फंक्शन का। तो ये इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, psi1 psi2 psi3, मैंने अलग अलग वेव फंक्शन लिखा है n इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए। तो n x इक्वल्स टू 1 पे ये वेव फंक्शन रहेगा psi1, ठीक है, n x इक्वल्स टू 2 पे ये वेव फंक्शन रहेगा, और n x इक्वल्स टू 3 पे ये वेव फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो हमने बोला था कि जो सिंगल psi है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसीलिए हम उसकी क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के बाद वो क्या हो जाता है, वहाँ पे पॉजिटिव रियल होता है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर दैट फर्स्ट n1 इक्वल्स टू फॉर दिस ग्राउंड स्टेट, ये होगा psi1 स्क्वायर मॉड ऑफ psi1 स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड के लिए nx इक्वल्स टू 2 के लिए मॉड 2 psi2 मॉड स्क्वायर, nx इक्वल टू 3 के लिए psi3 मॉड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, पहले nx इक्वल्स टू 1 पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे जो पहला वेव फंक्शन मिला है हमको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट द एंड, एट द बाउंड्री ऑफ द पार्टिकल इज 0, ओके, एट द बाउंड्री ऑफ द पार्टिकल इज 0, बाउंड्री पे वो नहीं मिल सकता है, लेकिन जो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ रहेगी, इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, एट द एंड 0 रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन टुगेदर हियर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड द वेव फंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्टिकल, फ्री पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ 1D बॉक्स, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने इस 1D बॉक्स को सॉल्व किए, उसी तरीके से आपको 3D बॉक्स का भी सिर्फ यहाँ पे सिर्फ उनकी एक्स एक्सिस है, आपको उसको एक्स के साथ में वाई जेड एक्सिस लेना है, मेथड सेम रहेगी। उसी तरीके से फ्री पार्टिकल विच इज मूविंग इन 3D बॉक्स भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्टिकल मूविंग इन अ वन डायमेंशन बॉक्स। So sir, thank you very much for watching this video.